नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वो अब जिसको कहें उसका प्रचार अंतिम दौर में यानी निर्णायक दौर में है। यानी जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और इसके साथ ही जो हालात हैं वो अब जनता के सामने हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी उसमें से वो किसको चुनेंगे ये अभी मत पेटियों में बंद होगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस चुनाव प्रचार के दौरान कौन सा दल कितने अच्छे ढंग से कन्विंस कर पाया जनता को, ये भी महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस अपने दावे कर रही है, बीजेपी अपने दावे कर रही है, परंतु इस सब के बीच जनता अपने क्षेत्र के विकास के लिए और साथ साथ ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहेगी जिसे वह कभी भी पकड़ सके और अपने जनहित के काम करा सके। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस उपचुनाव के लिए वाकई में जिम्मेदार कौन था और जनता क्या मन बना रही है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय मैं बात करूं। अगर कांग्रेस से साहू जी हैं, दिनेश साहू जी यहाँ पर अपना पक्ष रखेंगे कांग्रेस का, और सपाक्ष की तरफ से हरिओम गुप्ता जी रहेंगे, वो यहाँ सपाक्ष का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे साहू जी कि ये जो परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं 28 की 28 उपचुनाव हो रहे हैं और उसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? सर, जो ये 28 के 28 उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए जो जिम्मेदार है मैं किसको मानूंगा ये तो मैं अपने तरफ से कह ही रहा हूँ कि इसके लिए सारी जिम्मेदारी भाजपा की है और सिंधिया जी की है और सिंधिया जी के साथ गए उन लोगों की है जो 22 लोग जो यहाँ से मंत्री पद छोड़ के वहाँ चले गए और वहाँ मंत्री पद ले लिया है ना। और कोई ना कोई ऐसी डीलिंग रही उनके साथ में जो, क्योंकि मंत्री पद तो उनके पास यहाँ भी था, तो कोई ना कोई ऐसी डीलिंग रही जो उनको बड़ा फायदा पहुँचा रहा था। और अब बात आई अगर जनता की, तो जनता सब जानती है कि हमने जिनको 5 साल के लिए चुना था सरकार बनाने के लिए, हमने एक पार्टी को तो उनके कार्य के हिसाब से जनता ने घर पर बैठा दिया था कि ठीक है अब हम दूसरे को मौका देंगे, आपके कार्य से हम संतुष्ट नहीं है। परंतु जनता ने 5 साल के लिए इन्हें चुना था और जनता ने कभी नहीं सोचा था कि ये बीच चलती हुई सरकार को छोड़ के ये अपना पाला बदल लेंगे और उनके वोटों का सौदा करके ये भाजपा में चले जाएंगे और भाजपा के साथ सरकार बना लेंगे। नहीं, पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये कह रही है कि गलती तो आपके परिवार में थी। आप जब अपने संगठन को, आप अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सहेज कर नहीं रख सकते, सरकार क्या चलाएंगे? सर, अब सारी बातें समाप्त हो गई है। कल जनता वोट देगी और वोट देने के बाद 10 तारीख को चुनाव परिणाम आना है। भाजपा क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, इससे अब जनता को कोई फर्क नहीं करना है। जनता उन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी और कल मतदान करेगी जिसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने चलती हुई सरकार को गिराया था। मैं आपसे पूछना चाहूँगा गुप्ता जी कि कांग्रेस ये बड़ी मासूमियत के साथ कह रही है कि हमारे वोटों का सौदा कर लिया या जनता के साथ धोखा कर दिया। क्या यहाँ ये बात नहीं उठती कि कमलनाथ हों या बाकी के नेता हों कांग्रेस के, वो इस बात में असफल या अक्षम सिद्ध हुए कि वो अपने संगठन को नहीं संभाल पा रहे, सरकार कैसे चलाएंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सरकार के गिरने के 3 प्रमुख कारण हैं। सरकार जब राज्यों में चुनाव होने के बाद यदि आप ज्यादा बहुमत के साथ, आधे से ज्यादा बहुमत, यदि स्पष्ट बहुमत आपके पास होता, 10-20 विधायक ज्यादा होते, तब आप मंत्रिमंडल चयन में आप अपने स्वाविवेक का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था और उन्होंने निर्दलीयों के सहयोग से ही सरकार बनाई थी, मतलब थिन मार्जिन में थी। उधर दूसरा गुट बीजेपी जो थी, जो 15 साल से सत्ता में थी, निश्चित रूप से वो धनबल में, बाहुबल में इतनी ज्यादा सफल हो चुकी थी और ये हार को वो स्वीकार भी नहीं कर रहे थे। वो तो उनका नारा था कि अब की बार 200 पार, लेकिन वो 109 पे जिस तरीके से सिमटे, उन्होंने ये उनके नेतृत्व के जो फेलुअर था उसके कारण वो हारे और उसमें सपाक्ष का एक बहुत बड़ा रोल था।
तो सबसे पहले कांग्रेस ने मंत्रिमंडल गठन के समय एक तो सारे युवा चेहरे नाम देके अपने भाई भतीजों को जिस तरीके से 28 एक साथ कैबिनेट मंत्री बनाए, असंतोष का बीज उसी दिन पहले दिन से ही प्रारंभ हो गया था। जो वरिष्ठ विधायक थे, जो 5-5 7-7 बार के विधायक थे, 3 बार के 5 बार के, उनके मन में ये टीस बैठ चुकी थी कि भाई कहीं ना कहीं उनके साथ कांग्रेस नेतृत्व ने या जो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ही गलत निर्णय लिया है, और वो टीस उन्हें अपने अंतर मन में पाल रखी थी। इसके बाद अगले जो 6 महीने या 15 महीने जो सरकार कांग्रेस की चली, उस दौरान भी हाई कमान से लेके मध्य प्रदेश के जो प्रमुख नेता थे, उन्होंने उस असंतोष को कहीं ऑब्जर्व ही नहीं किया, जबकि असंतोष धीरे धीरे बढ़ रहा था और बीजेपी अपने तरीके से उनके नेता जो 15 साल सत्ता में थे वो कैसे सत्ता प्राप्त करें, इस सारे चीज में लगे थे। आपको अगर आपके चैनल के माध्यम से भी पूर्व में चर्चा हुई, उस समय जब कुंभ इलाहाबाद का अर्ध कुंभ चल रहा था, तब वहां बीजेपी के पुराने कई मंत्रियों ने ये आश्वस्त किया था कि अगले 6 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। इसके बावजूद भी कांग्रेस का नेतृत्व, चाहे दिल्ली का नेतृत्व रहा हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी रहे हो, चाहे कमलनाथ जी रहे हो, उन्होंने उस चीज पर गौर नहीं किया। वो ये मान के चल रहे थे कि कांग्रेस में कभी स्प्लिट नहीं होगा। लेकिन आजकल समय बहुत कम देखता है आदमी, और जो जनप्रतिनिधि रहता है वो अपने क्षेत्र के प्रति इतना ज्यादा क्षेत्र का जनता उसके प्रति आसान्वित रहती है कि वो तत्काल सारे काम चाहता है। और जब ये देखा कि मंत्री बनने के बाद भी उनके सारे काम नहीं हो रहे, बजट का रोना हो रहा है, हर चीज में कहीं ना कहीं अवरोध हो रहा है और सारा पैसा छिनवाड़ा ट्रांसफर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये असंतोष बढ़ता गया और अंतोगत्वा कांग्रेस अपने फेलियर के कारण इस सरकार को गिराने में लगी। और जहां तक ये उपचुनाव का प्रश्न है, उपचुनाव में जनता ये सब स्पष्ट देख चुकी है। दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत, इसके साथ साथ आप जैसा आपने कहा, जनता का समर्थन सबको मिल रहा है, सपाक्स को भी मिला है, बीएसपी की सभाओं में भी बहुत लोग आए हैं, मतलब जिसके जितने संसाधन थे। लेकिन पहली बार ये ऐसा चुनाव है जिसमें मतदाता मौन है। कोई भी राजनीतिक पंडित अभी ये तय नहीं कर पा रहा है, सब ये कह रहे हैं हम 28 के 28 जीतेंगे। अब ये तो जब कल मतदान होगा और 7 तारीख के बाद जब एग्जिट पोल आएंगे और 10 तारीख को परिणाम आएंगे, तब मध्य प्रदेश के लोग ये समझ सकेंगे कि वास्तव में नेतृत्व किसका चाहते हैं। बिल्कुल। यहाँ दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी सरकार जब बनी तो स्पष्ट मार्जिन तो आपके पास, यानी बहुमत तो था ही नहीं आपके पास, 114 आपकी सीटें थी और आपने निर्दलीय और जो सपा बसपा से मिलके सरकार बनाई थी। जनता में आपने आज तक ये नहीं कहा कि साहब हमारे पास बहुमत नहीं था, हमने भी जोड़ तोड़ करके ही सरकार बनाई थी। इसके बाद भी आपने अपने लोगों को रखने के लिए, जिसको कहें टिकाए रखने के लिए, हर महीने 5 लाख रुपए भी दिए। तो क्या समझ में आया आपको कि आप मतलब थिन मार्जिन पर या सरकार चलाने में सक्षम नहीं हैं? सर, ये जो 5 लाख का आरोप हमारी सरकार पर लग रहा है, ये केवल राजनीतिक आरोप है। इसका प्रमाण अभी तक जो जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने ना मीडिया को दिया है और ना ही न्यायालय में या कहीं किसी भी सक्षम अधिकारी के समक्ष नहीं रखा। नहीं, लगाया उन्होंने कमलनाथ जी पर है जी। तो कमलनाथ जी ही जब मौन साधे हुए हैं इस पूरे आरोप पर, तो और कौन जवाब देगा इस पर? भाई एक कैबिनेट मंत्री हैं इमरती देवी, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी 5 लाख रुपए महीना देते थे कांग्रेस के और उन विधायकों को संभाल कर रखने के लिए जिनकी वजह से सरकार चल रही है। जी, अगर ऐसा था तो इमरती देवी जी को उस समय सक्षम न्यायालय में जाना था। नहीं, वो कहाँ से जाती? ये वो इस तो समय सरकार में थी ना आपकी। जी, वो तो आपकी सरकार में थी ना मंत्री? नहीं, सरकार में थी, ठीक है, मैंने मान लिया। हाँ। जब वो वहाँ चले गए, हाँ। और जाने के बाद भी 6 महीने 7 महीने सरकार चली गई और अभी चुनाव के समय ये मुद्दा उठा रहे हैं कि ये 5 लाख रुपए दे। नहीं, पर मान लीजिए उनने उठाया तो जिस तरीके से आपने उन पर आरोप लगाए कि साहब इन रेड कार्ड जारी कर दिया, वो लोग तत्काल कोर्ट चले गए, आपकी तरफ से कोई नहीं गया, तो ये मान लें कि मिलते थे 5 लाख रुपए? नहीं सर, अगर कोई किसी मुद्दे पे, किसी आरोप पे मौन है तो इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि जो आरोप लगाया है वो पूर्णतः सत्य ही है। तो फिर मौन क्यों साधे हैं? मौन इसलिए साधे क्योंकि हमारे संगठन ने इस मुद्दे पे न्यायालय में जाना उचित नहीं समझा। नहीं, न्यायालय पे नहीं जाना उचित समझा तो बताते तो सही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि झूठ बोल रही हैं, वो भी नहीं बताया आपने। कमलनाथ जी वहाँ भी मौन साधे रहे।
हमारे ग्रुप के, मीडिया ग्रुप के या अन्य नेताओं ने इस बात पर ऑब्जेक्शन लिया था कि ये जो आरोप लगा रहे हैं ये गलत लगा रहे हैं। नहीं, वो तो इसमें पार्टी नहीं है। पार्टी तो सीधे सीधे आप समझ सकते हैं, या तो मुख्यमंत्री हैं या विधायक हैं या मंत्री हैं। ये तो बाकी तो जिसको कहें दर्शक दीर्घा वाले लोग हैं, इनका तो कोई रोल है ही नहीं उस पूरे एपिसोड में। जी बिल्कुल, हमको हमारे नेता को इस पे बोलना था। और मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा गुप्ता जी कि सरकार चलाने के लिए हिकमत अमली भी ज़रूरी होती है, मैनेजमेंट भी ज़रूरी होता है, पर क्या कांग्रेस ने इन सब बातों को इग्नोर किया और उसी की वजह से ये चुनाव एक तरीके से जनता पे थोपा गया है कि भाई आप अपने 22 सदस्यों को नहीं संभाल पाए। मैं मान सकता हूँ कि निर्दलीय और सपा बसपा वाले जाते तो एक बात समझ में आती, गए कौन? कांग्रेस के लोग। और कांग्रेस के लोग भी कौन गए? जो बहुत ही मतलब पक्के कांग्रेसी थे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ फेल्यूर उनका नहीं है क्या कमलनाथ जी का? पूरी तरह फेल्यूर है। और ये मैंने कहा कि जो थिन मार्जिन से जब सरकार बनी थी तो ये मान के चल रहे थे, कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही थी कि हमारे जो 114 जीत के आए हैं वो तो हम जैसा कहेंगे वैसा काम करेंगे, क्योंकि पार्टी के विघटन के लिए 1/3 विधायक ये कभी इकट्ठे होंगे नहीं और इस तरीके से दल बदल करेंगे नहीं। तो ये मान के कि हम जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। लेकिन इसके 6 महीने पहले ही कर्नाटक में जो एपिसोड हो चुका था और वहां जिस तरीके से कांग्रेस और जनता दल एस के जो विधायक टूट के बीजेपी में गए, ऊपर दोबारा चुन के आए, इसके बाद भी कांग्रेस का नेतृत्व, चाहे दिल्ली का नेतृत्व रहा हो चाहे राज्य का नेतृत्व रहा हो, उन्होंने इस पर कभी गौर नहीं किया। जहां तक आप अन्य विधायकों को साधने की 5 लाख की बात कर रहे हैं, ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जो इन विधायकों के सारे, खासकर जो निर्दलीय विधायक थे, चाहे वो बीएसपी के विधायक रहे हो, चाहे समाजवादी के विधायक रहे हो, चाहे वो अपने अन्य निर्दलीय के रूप में, एक निर्दलीय को तो उन्होंने खनिज मंत्री बना रखा था। और मैं जानता हूं बीएसपी के जो भिंड से विधायक हैं, उसके सिर्फ शासकीय मकान में गृह प्रवेश के समय मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट उपस्थित थी। इत्तेफाक से उस दिन हम भी वहां मौजूद थे, तो हमको बड़ा ऐसा लगा कि जैसे किसी वीवीआईपी के घर का शुभारंभ हो रहा हो। सरकारी बंगला उन्हें आवंटित हुआ इसी में शिवाजी नगर में, और वहां उस दिन रात्रि में जो भोज रखा गया था उसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ तो कहीं ना कहीं नैतिक दबाव तो उनके ऊपर उन जो 7 निर्दलीय नहीं, पर चलिए उनको मैनेजमेंट का वो हिस्सा था, वो उनके यहाँ जाते थे, पर क्या ये मैनेजमेंट फेल हो गया बाद में या 100%? जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप जब प्रदेश का जब चुनाव का अगर 18 का एपिसोड देखें, नवंबर का जब चुनाव हुआ था, तब प्रदेश में कांग्रेस के 3 ही छत्रपों को, 2 को सामने रखा गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, कमलनाथ जी को, और दिग्विजय सिंह जी पीछे से अपना, चूंकि दिग्विजय सिंह जी का जो कालखंड रहा है उसमें जनता जल्दी नाराज हो जाती है, तो उन्हें पीछे से बैकडोर एंट्री से उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम किया। इन तीनों लोगों के मेहनत से ही इनका तो ऐसा विश्वास था कि 150 सीटें जीतेंगे, लेकिन वो 114 पे सिमट गए। और 114 पे आने के कारण, स्पष्ट बहुमत न होने के कारण सरकार भी बना दी। सरकार में भी साहब 28 मंत्री बने, सीधे कैबिनेट बन गए। उसमें राजा के भाई, भतीजे, बेटा सब बन गए जो दूसरी बार के विधायक थे। हम देखते हैं राजनीति में 4-4, 5 बार विधायक बनने के बाद पर मंत्री का नंबर आता है। तो ये एक ऐसा वो था जिसपे कमलनाथ जी को, जो मुख्यमंत्री भी थे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको ये संतुलन बनाने के लिए कांग्रेस के सभी गुटों पर विशेष ध्यान रखना था। और इसी दौरान बीच में जब विकास की कोई बात आती थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में 1-2 स्टेटमेंट आए, जैसे चाहे वो संविदा शिक्षकों के आए हों, नियमितीकरण के मामले आए हों, और उन्होंने जब कोई बात सार्वजनिक मंच से ये कही तो उसमें भी कमलनाथ जी को जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी वो कमलनाथ जी ने गंभीरता नहीं दिखाई। अच्छा, ऐसा नहीं, केंद्र सरकार चूंकि भाजपा की चल रही थी तो भाजपा ने तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन पर अड़ी डाली, और इनके जो छापे पड़े उसमें जो करोड़ों रुपए मिले इनके समर्थकों के, और दिल्ली में जो पैसा मिला, उसके बाद भी ये अलर्ट नहीं हुए। और कहीं ना कहीं ये पूरा केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का और राज्य का नेतृत्व पूरी तरह फेल्यूर रहा। उन्हें ये कल्पना ही नहीं थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा व्यक्ति अपने 22 समर्थकों के साथ कांग्रेस में इस तरह बगावत कर देगा। नहीं, पर क्या ये एक सोची समझी रणनीति नहीं हो सकती है कि एक तीर से कई शिकार हो रहे हैं यहाँ पर? सिंधिया जी तो कांग्रेस से बाहर हो ही गए हैं,
अब उसके बाद ले दे के कमलनाथ बचे हैं जो इस चुनाव में बाहर हो जाएंगे, तो बचेगा कौन? बचेगा कौन? सिर्फ दिग्विजय सिंह जी जिसको चाहेंगे उसको राज्य का नेतृत्व देंगे, चाहे वो कांग्रेस जीवित रहे या खत्म रहे। जैसे आप जनमानस में ये लोकोक्ति है कि दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति होगा जब कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठोकेगा। मतलब जो परिस्थितियां, जिस तरीके से वो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, जिस तरीके से विघटन की राजनीति करते हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने सपाक्स के आंदोलन में भी अवरोध पैदा किया, उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर भी उस समय बात की, लेकिन ये सारी चीजें वो जनता का मिजाज क्या है इसको नहीं समझना चाहते और किसी न किसी तरह अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए वो चाहते तो राज्यसभा त्याग सकते थे। जिस तरह 10 साल उन्होंने राजनीति नहीं ली, वो चाहते तो राज्यसभा के लिए कहते कि नहीं पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को दीजिएगा, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो उनका बड़प्पन होता, लेकिन कहाँ ये सारी चीजें आई कब? बाद में लोगों ने कहा कि भतीजे को भी बना दिया, बेटे को भी बना दिया, जितने रिश्तेदार है सबको मंत्री बना दिया, तो भाई ये असंतोष तो होगा। केपी सिंह जैसा व्यक्ति 7 बार का विधायक, हमेशा वोटों से जीतता रहा, हेंदल सिंह 5 बार के विधायक, विशाल लाल सिंह जी 4-5 बार के विधायक, हरदीप सिंह डंग, तो ये कुछ ऐसे चेहरे थे जिनके बारे में इनको सोचना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं सोचा और उसी के परिणाम हुआ कि इन्हें इनकी सरकार 15 महीने में गिर गई। और अब ये कुछ भी कहें गद्दार गद्दार गद्दार, जनता ये फैसला कर लेगी कि इस राज्य में विकास का काम कराना है या गुटी राजनीति के आधार पर राजनीति करना है और राज्य को चलाना है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा दिनेश जी, क्या वाकई दिग्विजय सिंह जी की ये तुरुप चाल है कि पहले सिंधिया जी बाहर हो गए पूरे सीन से, उनके समर्थक बाहर हो गए सबके सब, अब एक ही गुट बचा है कमलनाथ, तो वो भी इस चुनाव के बाद हाशिए पे आ जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा, मतलब 2 लोग हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे उस पर। अब बचते हैं दिग्विजय सिंह, तो क्या ये कांग्रेस के मतलब नए उद्भव का ऐलान है कि अब सिर्फ दिग्विजय सिंह कांग्रेस रहेगी मध्य प्रदेश में? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जो सारे नेता हैं, चाहे पचौरी साहब हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं और करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी बहुत सारी बातें हुई कि सिंधिया जी को साथ दे सके, सिंधिया जी को जो चाहिए था वो नहीं दिया, जो 28 कैबिनेट मंत्री बने उसमें केवल दिग्विजय सिंह के सारे लोगों को भर दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल दिग्विजय सिंह के ही सारे लोगों को भर दिया होता तो, और एक तरफ से दिग्विजय सिंह पे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं नहीं सरकार गिराने में उनका ही पूरा हाथ है, तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ठीक बात है, आप सहमत नहीं हैं, होना भी नहीं चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर ये सब चीज़ें अब सामने आ रही हैं तो कमलनाथ को अपना भविष्य दिख रहा है कि इसके बाद उनके लिए मध्य प्रदेश में कोई पोस्ट नहीं है? हम 10 तारीख को सरकार वापस बना रहे हैं और उसके बाद में कमलनाथ जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सेम वैसा ही है कि जैसा पहले आपने घोषणा की थी 15 अगस्त को भोपाल लाल परेड ग्राउंड पर कमलनाथ जी झंडा वंदन करेंगे। ये घोषणा मतलब एक हमारे कार्यकर्ताओं का ये था कि वापस दोबारा हम जीत के आएंगे, क्योंकि जनता के बीच में कमलनाथ जी ने वो काम किया था। भले अन्य पार्टियों को नहीं, मैं देखिए पार्टी के ट्विटर हैंडल की बात कर रहा हूँ जी, मैं वहीं से ये चीज़ आई थी कि 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे, जबकि जनता तब भी मान रही थी कि कहाँ से झंडा वंदन करोगे, अच्छी भली सरकार चला नहीं पाए, अब फिर से कहाँ से बना लोगे। मैं वही कह रहा हूँ। तो ये आपको नहीं लगता कि ऐसे जो ब्लफ चीज़ें देने से तो और विश्वास घट रहा है पार्टी के प्रति? नहीं, आपको सर याद होगा कि 2014 में मोदी जी ने भी मतलब अपने लाल किले से झंडा फहराने का एक वो दिया था। और नहीं देखिए उन्होंने दिया था तो फहराया। अब सवाल ये है कि आपके यहाँ तो आप झूठे साबित हो रहे हो ना, बार बार रोज हर बार एक नई घोषणा। अब तो एक नई चीज चल गई है, भावी मुख्यमंत्री। नहीं भाई काहे के भावी मुख्यमंत्री? जनता ने अभी आपको चुना नहीं है, पहले ही भावी मुख्यमंत्री। कमलनाथ जी जब थे तब, सुन तो लीजिए दिनेश जी, जब थे तब मुख्यमंत्री पद संभाल के नहीं रख पाए, अब कह रहे हैं भावी मुख्यमंत्री। तो जनता को मतलब क्या समझ रखा है कि मतलब जनता गुलाम है कि जब इच्छा हो तब कह दें कि साहब मैं तो मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं तो बन जाएंगे? ऐसे जनता किसी की गुलाम नहीं होती है। और तो फिर ये ट्विटर हैंडल से, सुनिए, ट्विटर हैंडल से क्यों जा रहा है भावी मुख्यमंत्री?
हमने कहा ये है उचित है क्या? हमने कहा है कि भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे तो 10 तारीख नहीं, को भावी नहीं बनेंगे। मैं हर जगह, हर इंटरव्यू में, हर जगह ये आ रहा है भावी मुख्यमंत्री। सवाल ये है कि आपको जनता पे भरोसा नहीं है कि जनता आपको वोट देगी नहीं, या फिर इसको कहें अति आत्मविश्वास या घमंड है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, कोई कुछ भी कर ले, ऐसा? नहीं, घमंड नहीं है सर, हमें हमारे काम पे विश्वास है जो कमलनाथ जी ने नहीं तो 15 काम महीने पे में विश्वास काम है किया तो था। नतीजों का तो इंतजार करिए। पहले ही भाभी और ये दोगे आप तो कैसे चलेगा काम? नहीं तो ठीक है ना सर, अब हम हमारे ऑफिस के ट्विटर हैंडल से आया और कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह है। हाँ। और नहीं, हमने उत्साह जो में काम कल को, किया है, उसके आधार पे हम कह रहे हैं नहीं, कि काम कमलनाथ आपने जी किया, वापस कल को मुख्यमंत्री बने। आप राज्यपाल को हटा के और उनकी जगह बैठ जाएं, मतलब कुछ भी करने लगे। मतलब लोकतंत्र है, कानून कायदे हैं, उसी के हिसाब से चलेगी ना पार्टी। जी बिल्कुल, कि लोकतंत्र नहीं और अपन कानून- तय कर लें कि ये भावी मुख्यमंत्री, ये भावी राज्यपाल, ये फलाने उसका आयोग का अध्यक्ष, ये फलाना, ये ऐसे, मतलब आप तय करेंगे सब? नहीं, हमारे तय करने से एक तो बन तो गए नहीं, पहली चीज। बहुत और बढ़िया। दूसरी चीज, जब हम चुनाव जीत के नहीं, आएंगे, पर तब ये, वो मुख्यमंत्री पद का पर शपथ आपको लेंगे। नहीं लगता कि ऐसे अतिरेक घमंड से, ऐसे अहंकार से हमेशा ही नुकसान होता है? सर, इसमें घमंड की भी बात नहीं है और अहंकार की भी बात नहीं है, हम तो अपना आत्मविश्वास दिखा रहे हैं कि अच्छा, हम- ये आत्मविश्वास है कि एक महिला को आइटम कह देते हैं नहीं और सर, फिर माफ़ी नहीं मांगते पूरे चुनाव भर? नहीं सर, आप ये देखिए कि हाँ। महिला को आइटम कह देने से अगर इतना मतलब ये हो जाता, जनता इस चीज़ को ले लेती, तो इनके भी नेताओं ने बहुत सारी चीज़ें बोली कमलनाथ जी को या अन्य नेताओं को, तो वो भी तो जनता देख रही है, उसको भी तो मतलब वो इस बात का भी लोड लेंगे कि ठीक है, कमलनाथ जी ने बोल दिया एक नहीं, बार, पर इसी बात को अब लेके- ये सीक्वेंस में जुड़ती चली जा रही ना चीज़ें, कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं जी। वो पहले ही रिजल्ट आया नहीं, उसके पहले ही आपने बोल दिया। मतदान हुआ नहीं और उसके पहले ही बोल दिया भावी मुख्यमंत्री। भाई काहे के भावी मुख्यमंत्री? तो ये सारी नहीं चीज़ें बने, तो भाजपा नहीं के बने लोग भी तो बोल रहे नहीं, थे। सुनिए, अगर नहीं बने तो उसमें लिखेंगे कि ये सबसे फेल्यूअर मुख्यमंत्री रहा, लिखेंगे क्या? नहीं, फेल्यूअर कैसे रहे सर? अगर जनता मान के बीच लीजिए, में सुन कैसे तो लीजिए, failure? जनता ने अगर आपके खिलाफ दे दिया मैंडेट और आपकी सरकार नहीं बनी जी 10 तारीख को, जी फिर उसमें लिखेंगे एक लाइन कि हाँ साहब, ये किसी कांग्रेस के ऐसे ही चलता हुआ आदमी ने लिख दिया था कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे भावी मुख्यमंत्री, अब ये कभी नहीं बनेंगे। सर देखिए, राजनीति में कभी नहीं बनने वाली तो कोई चीज़ होती नहीं है। व्यक्ति अगर एक बार असफल हो जाता है तो फिर प्रयास करता है, फिर बनते हैं। पर और ये गलती नहीं स्वीकार करेंगे कि नहीं साहब, हम तो भावी हैं तो है ही हैं, बने रहे हम तो, है ना? कल को आप भी लिख लें भावी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस। नहीं, ऐसा नहीं है सर, जब अच्छा। व्यक्ति में उस चीज़ के गुण होंगे, या व्यक्ति उतना योग्यता रखता है तो ही वो लिखेगा। अब मैं तो कैसे कैसी लिखूंगा कि मैं योग्यता भावी है? प्रदेश सुन तो अध्यक्ष लीजिए, हूँ? कैसी योग्यता है? 15 महीने सरकार नहीं चला पाया जो आदमी, जो अपना संगठन नहीं चला पा रहा ढंग से, वो सरकार क्या चलाएगा? और मान लीजिए खुदा न खास्ता कहीं आपको 28 की 28 सीटें भी मिल जाती हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए मिल जाती हैं तो केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार एक ढेला नहीं देगी आपको, फिर आप फिर वो गाना गाएंगे खजाना खाली खजाना खाली। तो जनता मतलब अपनी भद्द पिटवाने के लिए बार बार भावी मुख्यमंत्री की कृपा करती रहे, ऐसा? पूरे देश में सर ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही पार्टी की सरकार चल रही है, या एक ही जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है राज्य में, वहाँ पैसा पर नहीं जा रहा पूरे है। देश में ऐसी भी सरकार नहीं देखी होगी कि जो खुद ही मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने में लगी है, उतर जाओ के ना कांग्रेसियों सड़क पे, तो उतर गए सब के सब। नहीं ऐसा सर, किसी और ने बोला क्या? देखिए, अब वहाँ ये माहौल था। अगर ठीक है, सिंधिया जी ने कहा कि मैं इनके लिए सड़क पर उतर रहा हूँ, किनके लिए? अतिथि विद्वानों के लिए या किसानों के लिए। आज भाजपा उनके ज्वाइन करने के बाद 7 महीने लगभग हो गए हैं, वो शिक्षकों की समस्या, क्या वाकई वो उनकी अब समस्या हल मान करना लीजिए चाहते थे पूर्ण बहुमत या की अन्य सरकार, डीलिंग में सुनिए जाना तो चाहते सही, थे वो? पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई और ये समस्या भी हल हो गई, फिर उसके बाद आप माफी मांग लेंगे ट्विटर 7 हैंडल महीने पे? से उनकी सरकार थी। नहीं 7 सुनिए, महीने से अभी सिंधिया 7 जी ने महीने कुछ तो नहीं आप भी किया। समझ रहे हैं जी, टेम्परेरी है वो जी, सरकार। टेम्परेरी है तो सरकार तो है सर, मुख्यमंत्री सारे फैसले हाँ, तो तो ले मैं रहे हैं, यही कह रहा हूँ आपसे। सारी घोषणाएं कर रहे सुनिए हैं, तो सही, सारी घोषणाएं कर सुनिए तो सकते हैं, सही, लेकिन वो चुनाव आने के शिक्षकों की पहले, समस्या का समाधान नहीं कर सकते। चुनाव आने के पहले उन्होंने फिर से कर दिया मान लो, और ये समस्या सॉल्व हो गई, फिर क्या करेंगे आप? अगर सॉल्व होना होती तो सर 7 महीने में हो जाती।
अब नहीं होगा। और सरकार ये भी कह चुकी है कि भाई ये हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, सवाल ये नहीं है कि हाथ में नहीं है, नहीं कर पाएंगे। सवाल ये है कि अगर कोई नेता उसके लिए जनप्रतिनिधि जिद कर रहा है तो वो करना तो पड़ेगी, ये आप भी जानते हैं। पर क्या कांग्रेस की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि जिस समय सिंधिया जी ये बात कह रहे थे उस समय आपका कोई व्यक्ति जाके उनको मना लेता, उनको बताता कि आज नहीं अपन कल कर देंगे, 2 महीने बाद कर देंगे, एक लिखित में आदेश जारी हो जाता, समस्या खत्म हो जाती, बजाय इसके कि उतर जाओ सड़कों पे। मैं इसका बताता हूँ कारण क्या था। अतिथि शिक्षक विद्वान तो अपना आंदोलन कर रहे थे और प्रक्रिया भी चालू थी कि इनको किसी न किसी तरह से राहत प्रदान किया जाए। पर जो सिंधिया जी थे वो इनके मुद्दे के लिए मूल रूप से मैदान में नहीं थे। ये अपनी डीलिंग को लेकर एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे। ये तो आपके पास भी सबूत नहीं है, ये आपके पास भी सबूत नहीं है। जैसे अभी आपने इमरती देवी के बारे में कहा कि डीलिंग, उनने भी कहा 5 लाख रुपए आप हर विधायक को दे देते, आपने कहा सबूत नहीं है। अब ये आपके पास भी सबूत नहीं है तो क्यों ऐसे आरोप लगाना? नहीं ठीक है, सबूत नहीं है पर सारी चीजें बोलेंगे सामने तो है। दिख तो रही है सर। नहीं, सभी इसमें को क्या दिख दिख रही है? जनता को भी दिख रही नहीं, है। सुनिए सही, इसमें जनता को क्या दिख रहा है? जनता को कुछ नहीं दिख रहा, जो जन- आप बोल रहे हो वही दिख रहा है। जो अतिथि विद्वान आज घर बैठे हुए हैं उन्हें भी ये दिख रहा है कि जो सिंधिया जी तो उस उन्होंने समय कह दिया कहते ना थे कि उनके मैं लिए, सड़क पे आ जाऊंगा, सुन तो आज क्यों नहीं लीजिए, है सड़क पे वो? उनके लिए कह दिया है कि जैसे ही परमानेंट सरकार बनेगी आपकी समस्या हल हो जाएगी। ये उन्होंने ये भी देख लेंगे सर आगे। ये ग्वालियर में कह दिया है, ये तो भी वो देख बात लेंगे। तो खत्म हो गई। जी। अब सवाल आपका उठ रहा है बात कि अभी- आपको अगर 15 महीने मिले थे जी। तो आपको समस्याएं सुलझानी थी या बढ़ानी थी? समस्या को सर हम सुलझा रहे थे, हमने किसी भी समस्या को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया था। अच्छा एक बात बताइए, घोषणा पत्र में आपने कहा था ना कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, जैसे ही सरकार बनी आपने 2-2 रुपए और टिका दिए जनता को। ये जितना- आपके घोषणा पत्र में लिखा था क्या कि 2 रुपए बढ़ाएंगे? नहीं, घोषणा पत्र में लिखा था कम करेंगे। फिर बढ़ जितना- कैसे गए? जितना हमको हमने प्रयास किया था कि कम नहीं, हो फिर सके, बढ़ पर कैसे गए? जब केंद्र से हाँ। या जो डीजल पेट्रोल कंपनियां रेट बढ़ाएगी तो हम अपने से कैसे कम अब कर मैं पाएंगे? यही कह रहा हूँ कि लेकिन कल, राज्य सरकार ने अब 2 मैं रुपए नहीं, सब 2 इसलिए मिनट, बढ़ाया कि साहब ओला पैसा पानी नहीं और था। पैसा नहीं था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कल को जनता एक रिस्क ले ले, आपको ज़्यादा सीटें दे दे, तो पता ये चलेगा कि आप जनता पे ही और लठ भांजने में लग जाओगे, उन पे और टैक्स लगा दोगे 4 और, क्योंकि केंद्र तो देगा नहीं आपको, तो फिर आप ऐसे ही टैक्स और लगाओगे 4। जितना एक राज्य और फिर के- ये जो घोषणा पत्र में लिखा है, जो अभी आपने तमाम घोषणाएं की हैं, वो सब वैसी की वैसी धरी रह जाएंगी। सर देखिए, जितना एक राज्य के अधिकार क्षेत्र में होता है उतना केंद्र सरकार देती है और वो देगी। उसके अलावा जब हमें अगर किसी तरह की फ्री कोई में कुछ चीज़ देना परेशानी है। नहीं होगी, हाँ, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी तो हम जनता को बेवजह क्यों परेशान करेंगे? नहीं तो सवाल यही उठ रहा है ना कि देखिए केंद्र की सरकार आपको अतिरिक्त तो देगी नहीं, जैसे अभी आपने कह दिया सारे कोरोना वालों को मुफ्त में पेंशन, जैसे आपने कह दिया बेरोजगारी भत्ता हर बेरोजगार को 4,000 रुपये, तो केंद्र तो देगी नहीं, तो फिर ये घोषणाएं पूरी नहीं होंगी, इसका मतलब। जब 2018 में हमारी सरकार बनी थी, हमने जो घोषणा की थी उसको हम करने का पूरा प्रयास कर रहे थे, कुछ काम हमने कर भी दिया था और अभी भी जो हम घोषणा कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सारी घोषणाओं को पूरा करेंगे। और जनता 5 साल पे के टैक्स अंदर। लगाकर, सर जनता पे टैक्स लगाना सर एक जबरदस्ती तो लगाया नहीं था उन्होंने। आज शिवराज सिंह सही जी है, चौहान जरूरत होगी तो ही लगाएंगे। पेट्रोल चलिए के बताइए रेट साहब, बढ़ाते जा रहे हैं। गुप्ता जी आपको क्या लगता है, राजनीतिक दल ये जो गिमिक्स करते हैं, ये जो जादूगरी करते हैं, खासतौर पर कांग्रेस तो माहिर ही होती जा रही है, कभी भी कुछ कहीं किसी को 12,000 रुपये देने लगती है महीने के, यहाँ 4,000 रुपये दे रही है, मतलब ये लाएंगे कहाँ से पैसा ये बताते नहीं है जनता। जो मध्यम वर्गीय मतदाता है सारा टैक्स वो जमा करता है, ना बड़े नेता ना बड़े राजनेता ना ही बड़े बड़े डॉन और जो सरकार से जुड़े रहते हैं वो कोई टैक्स नहीं देते, सारा टैक्स मिडिल क्लास से आता है और उस टैक्स से सरकारें मजे करती है। राजनीतिक दल जो भी इस तरह की घोषणाएं करते हैं आगे पीछे इसको सरकार को बहुत बढ़िया बात आपने कही लेना पड़ेगा और ये सारी चीजें रोकनी पड़ेंगी। बहुत और बढ़िया। जहाँ तक कांग्रेस के सत्ता में आने का सवाल है, सपाक्स के कारण ही वो सत्ता में आई थी और अब भी वही स्थिति बन रही है। अगर सपाक्ष के कारण नहीं आएगी अब ऐसा। अब इस बार सरकार, चूंकि उन्होंने 15 महीने में हमने बहुत उम्मीद की थी कि ये कुछ आरक्षण पे या अन्य चीजों पे बात करेंगे, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया, तो इस बार
नहीं वो आएंगे। ख्वाब ही देख लें कि दोबारा सत्ता में आए। बिल्कुल, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जनता की बात करें तो जनता वाकई इस बार बहुत गंभीरता से देख रही है कि ये जो घोषणाएं करते हैं राजनीतिक दल, उन पर कितना एतबार किया जाए। क्योंकि कांग्रेस की बात करें हम तो पहले भी वचन पत्र में घोषणाएं तो बहुत हुई पर काम नहीं हुए, और काम के नाम पर ये कहा गया कि साहब खजाना खाली है, और खजाना भरने के लिए फिर टैक्स। अब जनता ये भी सोच रही कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ कांग्रेस अपने दावे कर रही है 15 महीने की फेल्यूर सरकार के बाद कि वो अब अच्छा करेगी, तो लोग कैसे भरोसा कर लें कि उसके यहाँ लोग बिकाऊ नहीं हैं? कैसे भरोसा कर लें कि बिना रसद के वो सरकार भी चला लेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जो जनता के सामने भी हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रही हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।